जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला है 6 क्लास का एनसीईआरटी का बुक चैप्टर नंबर 6 है और टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप की बात है। यानी इस जो है धरती पर इस जमीन पर जो है अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। नदी पठार झरना ये सब चीज सारे चीज जो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सारा चीज पृथ्वी पर देखने को मिलेगा और यही जो टॉपिक इस वीडियो में कवर किया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृति पर। आइए बात किया जाए क्वेश्चन की, तो चलते हैं हम शुरू करते हैं। आपने इससे कुछ स्थलाकृति को जरूर देखे होंगे, यानी इस पृथ्वी पर जो है दोस्तों अपने अपने ये स्थलाकृति को जरूर देखे होंगे जो चित्र में बताया गया, जैसे नदी हो गया, झरना हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ऐसे स्वरूपों को हम लोगों ने अक्सर देखा होगा। और आप देखे होंगे कि पृथ्वी की जो सतह सभी जगह पर समान नहीं होती है दोस्तों, सभी जगह एक समान नहीं होती है। कहीं पर जो है ना गड्ढा होती है, कहीं पर नदी होगा, कहीं पर्वत होगा, कहीं मैदानी क्षेत्र होगा, यानी एक समान की यह सतह नहीं होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अनगिनत जो है प्रकार के स्थलाकृति देखने को मिलेगा और स्थल मंडल के जो है कुछ भाग जो है ऊंचे दिखाई देंगे, कुछ नीचे दिखाई देंगे और कुछ समतल भाग दिखाई देते हैं। ये हो गया स्थलाकृति जो है पृथ्वी पर ऐसे स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये जो स्वरूप को जो है दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बना हुआ है। ये जो स्थलाकृति के स्वरूप की बात किया जाएगा तो ये जो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बना हुआ है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़ा हैं, अभी जो जिस जमीन पर खड़ा है उसी को मैदान कहते हैं, जिस पर हम खड़ा है और उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जिस मैदान पर जिस भूभाग पर हम खड़े हैं उसमें क्या हो रही है, यह धीरे धीरे गति हो रही है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति के चलते हमें महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही इस सिचुएशन में, इस हालात में हम लोग ढल चुके हुए हैं। वही जो बात है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है और प्रथम या आंतरिक जो है प्रक्रिया के कारण बहुत ही स्थानों पर जो है पृथ्वी की जो सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी में जब हलचलें होगी तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगी, कुछ गड्ढा भी बन सकता है, कुछ ऊंचाई भी बन सकती है। ऐसे जो है आपको स्वरूप हम लोग को देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं यहाँ की बात, थोड़ा सा जानने की जरूरत है। यहाँ पर बता रही है, क्या आप जानते हैं पहाड़ी वो स्थानीय भाग होता है, पहाड़ी वो स्थानीय भाग होता है जो कि आपस की जो भूमि से ऊंचे उठे होती है, आपस के जो है वहां की भूमि से क्या होती है, ऊपर उठी होती है और आपको 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को जो हम लोग क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। और 8,000 से अधिक ऊंचाई वाले को हम लोग क्या बोले, पर्वत कहेंगे। तो पर्वत और पहाड़ी में अंतर समझ में आया दोस्तों। पहाड़ी किसको बोलिएगा, यानी जमीन से ऊंची, यानी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले को, खड़ी ढाल को हम लोग क्या बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे। और आपको 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वत बोला जाएगा। इसको बोलेंगे पर्वत। तो ये पर्वत और पहाड़ी में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनना चाहिए। आगे देखिएगा, यही स्थलाकृति को बताने का प्रयास किया गया है इस मैप में। इस जमीन पर हम लोग देख रहे हैं कहीं पर्वत है, पठार है, पर्वत श्रृंखला है, सहायक नदियां है, मैदान है, पहाड़ी है, स्थल जल संधि है, तट है, आपको जो है जल द्वीप संधि है, समुन्दर है, नदी मुख हुआ है, डेल्टा है, आपको झील है, नदियां है। यह जो है विभिन्न स्थलाकृति जो है, यही सारा चीज कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, ये सारा पृथ्वी पर देखने को मिलेगा, पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ की एक और बात हम लोग चर्चा करेंगे। बता रहा है कि दूसरी वह बाह कारक जो है, दूसरी वह बाह प्रक्रिया स्थल के जो है लगातार बनने और टूटने की जो है प्रक्रिया होती है। स्थल जो है ये जमीन का निर्माण जो है, ये चट्टानों के टूटने फूटने के बाह कारण के द्वारा भी इस जो है स्थला भूमि का निर्माण हुआ है दोस्तों। पृथ्वी के जो सतह को जो है, सतह को टूट कर जो है घिस जाते हैं और इसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह जो है टूट टूट कर घिस जाता है, ये हो गया, किसी को क्या करेंगे, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन अपर्दन एक जो है प्रकृति कारक होती है, जो है जिसे क्या होती है, आपको मैदानी भागों के निर्माण करेगा। अब अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा जो है सतह नीचे हो जाती है, यानी अपर्दन के द्वारा जो है, तो ये सतह क्या होती है, ऊंची नहीं होगी, नीचे हो जाएगी, क्योंकि अपर्दन उसको जो है क्षारण करना शुरू कर देगी, उसको क्या कर देगी, सतह में मिलाना शुरू कर देती है, उसी को अपर्दन करते हैं, अपर्दन हो जाती है। और ये जो है सतह में जो है नीचे चले जाएगा, यानी कट खर्च कर जो क्या बोलेंगे, प्लेन बन जाएगा।
तथा निक्षेपण निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो इनका फिर से निर्माण होगा। यानी अपर्दन और निक्षेपण, तो अपर्दन क्या होती है, आपको जो है सतह को जो है आपको घिस टूट कर जो है अपरदित हो जाती है, और निक्षेपण जो होता है दोस्तों इस प्रक्रिया के द्वारा फिर से निर्माण हो जाएगा। ये जो है आप समझिएगा, ये जो है पहाड़ी हो गया, ये कट छट गया, कट छट गया, तो ये इसी को बोलेंगे अपर्दन हो गया, ये कट छट गया अपरदित हो गया। अब बाद में क्या होगा, फिर से ये निर्माण हो गया, इसी तरह का इसी तरह हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोले, निक्षेपण। अपर्दन इसको जो है खत्म करता है, समाप्त करता है, और निक्षेपण ये निर्माण उसी तरह कर लेता है। तो ये हो गया आपको क्या हो गया, निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण क्या हो गया, तो निर्माण हो गया, निक्षेपण से निर्माण होता है, अपर्दन से क्या होती है, आपको नष्ट होती रहती है, टूटता फूटता रहता है। तो ये बातें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनना चाहिए। और ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। और ये दोनों प्रक्रिया जो दोस्तों ये वायु के कारक बनेगा, है ना, जल का कारक भी बनेगा, और बर्फ के द्वारा जो ये कारक बनेगा। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों की उनकी ऊंचाई और ढलान के आधार पर जो पर्वतों, पठारों और मैदानों में जो है मैदानों में उसकी वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो है स्थलाकृति की जो बात करते हैं उसके ऊंचाई के आधार पर, ढलान के आधार पर पर्वतों और पठारों और मैदानों को जो है अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकेगा कि कौन पर्वत है, कौन मैदानी है, कौन ढलान वाली ऊंचाई वाला, इसको जो है इसको बांट देंगे अलग अलग सुविधा के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, आइए पर्वत की बात किया जाएगा। पर्वत, ये पर्वत जो है हम लोग देखने को मिलेगा, ये पृथ्वी पर ही देखने को मिलेगा। पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की जो है प्राकृतिक ऊंचाई वाली होती है, यह एक प्राकृतिक ऊंचाई वाली होती है, मानव निर्मित नहीं होती है। पर्वत का जो है शिखर छोटी होती है। पर्वत का शिखर कैसे होती है, सीधे देखा पर्वत की शिखर जो है बड़ा होता है, नहीं ये छोटा है। पर्वत की जो है पर्वत का जो शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है। आधार जो हो गया ये चौड़ा होता है। आधार बेस, बेस कैसा होगा, पर्वत का बेस चौड़ा होगा और आपको शिखर छोटा होगा, शिखर छोटा होगा। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ों बादलों से भी ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ जो है ऐसे होते हैं जो बादलों से ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वायु, है ना, जलवायु ठंडी होती जाती है। यानी हम लोग आसमान की तरफ अगर बढ़ेंगे वहां पर जो क्या होगा, वहां पर ठंडी की अनुभूति प्राप्त होगी। ऊंचाई पर जाने पर क्या टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। ये बातें आपको याद रखेंगे। और जो है कुछ पर्वतों पर हमेशा क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, हमेशा जमाने वाली बर्फ की नदियां होती है। और वो जो है बर्फ जो जमी रहती है वो जो पहाड़ियों पर उसी को बोलेंगे हिमनद कहेंगे। यानी जिस पहाड़ियों पर जो है बर्फ जमी रहेगी उसी को हिमनद कहा जाता है। और यहाँ कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो समुद्र के आपको भीतर भी है, यानी समुद्र के भीतर वाला भी आपको कुछ ऐसे पर्वत है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण आपको पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु होने के चलते जो है पर्वतीय क्षेत्रों में रहना क्या होते हैं, बड़ा ही कठिन होता है, मुश्किल होता है वहां पर रह पाना। वहां का धरातल जो है बड़ी ढलान हो गए, खड़ी ढाल वाली होती है, खड़ी ढाल वाली होती है। ये जो वहां की जो ढलानें कैसी होगी, ये खड़ी ढाल वाली होती है। कीट से योग की जो है कम में नहीं आएगा। अब बताइए अब जो पर्वत हो यहाँ पर कैसे लोग रहेगा जी, यहाँ पर खिड़सी कैसे किया जाएगा, कैसे रह पाएगा यहाँ पर जब ठंडी लगेगा तो नहीं, यहाँ पर जो है मानो अच्छा से सर्वाइव नहीं कर सकता है दोस्तों। तो अब देखोगे यहाँ की बात किया गया है इस चित्र में, देखिए ये पर्वत है, जो ये पर्वत है भूपर्पटी बलित पर्वत, है ना। बलित पर्वत जो हिमालय है, बलित पर्वत से किसका, तो बलित पर्वत जो है, बलित पर्वत का उदाहरण ये हिमालय, ये आपको हिमालय के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट की बातें। अगला पॉइंट बताया, कहा जा सकता है कि बहुत से जो पर्वतीय तंत्र जो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैला होता है। जैसे कि आपको हिमालय हो गया, अल्पस हो गया, पर्वत हो गया, और एंडीज ये क्रमशः एशिया और यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। और पर्वत की ऊंचाई जो है और आकार में क्या होती है, भिन्न होती है। पर्वत की ऊंचाई और आकार में क्या होती है, हमेशा विभिन्नता होती है। अब बात करते हैं पर्वत को जो 3 प्रकार में बांटा गया दोस्तों। पर्वत के कितने प्रकार में, 3 प्रकार में। एक हो गया आपको बलित पर्वत हो गया, भ्रंशवत पर्वत हो गया, और आपको ज्वालामुखी पर्वत हो गया। पर्वत को कितने भागों में बांटा गया, तो 3, बलित पर्वत हो गया, भ्रंशवत पर्वत हो गया और ज्वालामुखी पर्वत हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों बलित पर्वत किसको कहिएगा, तो हिमालय और अल्पस पर्वत किसका उदाहरण है, तो ये बलित पर्वत का है। हिमालय और अल्पस पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये आपको जो है याद रखेंगे बलित पर्वत का उदाहरण है। जिसकी सतह क्या होती है, बलित पर्वत का सतह उबड़ खाबड़ और श्रृंखला कैसी होगी, शंकु आकार की होती है, यानी इस तरह की होगी, शंकु आकार की होती है ना। शंकु आकृति दिखाई देती है आपको हिमालय और आपको जो है
अल्पस पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी शिखर जो है शंकु आकार की है। और भारत की जो है अरावली की बात करते हैं, और श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे पुराना वलित वलित पर्वत श्रेणी के नाम बताएंगे तो ये आपको याद रखना, अरावली, अरावली हो गया, अरावली। और अपरदन की जो है, अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये जो है श्रृंखला घिस गई है। अपरदन के कारण जो है ये अरावली पर्वत क्या हो गए, घिस गई है, घिस गई है। वहीं जो है उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस के जो है यूराल पर्वत जो है गोलाकार दिखाई देता है। याद रखिएगा, अमेरिका के आपको अपलेशियन, अपलेशियन हो गया, और रूस के यूराल पर्वत याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अपलेशियन पर्वत किस देश में, तो उत्तरी अमेरिका में। और यूराल पर्वत कहाँ पर, ये आपको जो है याद रखेंगे रूस में है, रूस में। ये अपरदन के चलते अपनी सतही रूप ले चुका है, सतही रूप ले चुका है। और इनकी जो है ऊंचाई कम हो चुका है, और ये बहुत ही पुराना वलित पर्वत है। तो समझ में बात आ रही है। अपलेशियन पर्वत आपको वलित पर्वत का उदाहरण है, यूराल पर्वत आपको वलित पर्वत का उदाहरण है। आपको उसके बाद अल्पस पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। और ये सबसे पुराना वलित पर्वत भारत में पूछा तो क्या बताओगे, तो ये आपको सबसे भारत में पूरा अरावली बताओगे ना। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा वलित पर्वत हुआ, अपलेशियन हो गया। और आपको रूस में जो है दोस्तों, रूस में आपको यूराल हो गया। इसके जो क्या, ये सब वलित पर्वत का उदाहरण है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। जब बहुत ही बड़ा भाग टूट जाता है तो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रूप में स्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। जब बहुत ही बड़ा टूट जाएगा तो वह किस रूप में स्थापित होगा, ऊर्ध्वाधर रूप में जो है स्थापित हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत। जब ये पर्वत जो है, ये जो बहुत ही बड़ा भाग में टूट जाएगा, ये भ्रंशोत पर्वत के, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण करेगा। और ऊपर उठे हुए जो है खंड को जो है उत्खंड, यानी उसको क्या कहेंगे, हस्ट, हस्ट यानी नीचे हुए धसे हुए आपको खंडों को जो हम लोग क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंशोत बोलेंगे, द्रोणिका भ्रंशोत यानी गाब्रे बोलेंगे, गाब्रे। यहाँ से दोनों क्वेश्चन बनेगा। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण क्या होगा, जब जो है आपको बहुत ही बड़ा भाग टूट जाएगा तो ये क्या किस रूप में हो जाता है, ऊर्ध्वाधर के रूप में स्थापित हो जाएगा। और ये किस, इसी को क्या बोलेंगे, भ्रंशोत पर्वत। और जो थोड़ा ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलेंगे, भ्रंशोत पर्वत का थोड़ा ऊपर वाले भाग को, ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलेंगे, उत्खंड बोलेंगे, उत्खंड यानी आपको हर्स्ट बोलेंगे, हर्स्ट। आपको नीचे धसे हुए भाग को क्या बोला जाएगा, द्रोणिका, द्रोणिका भ्रंश बोलेंगे, यानी गाबरे बोलेंगे, गाबरे। गाबरे क्या है दोस्तों, ये आपको भ्रंशों के निचले वाले भाग को गाबरे बोलेंगे। और आपको जो है ऊंचे उठे वाले भाग को हम लोग क्या बोले, हर्स्ट, हास्ट बोलेंगे, हास्ट बोलेंगे, हास्ट बोला जाएगा। तो समझ में आ गया। और यूरोप की जो है, यूरोप की जो है राइन घाटी, यूरोप की कौन सी घाटी, राइन घाटी, वासजित पर्वत का तरह के जो है, वासजित पर्वत इस तरह के जो है पर्वत तंत्र का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्या राइन घाटी किस पर्वत के उदाहरण में आती है, तो आपको भ्रंशोत पर्वत में। और वासजित पर्वत जो है, वासजित पर्वत कैसे पर्वत का उदाहरण है, ये भ्रंशोत पर्वत का। ये कहाँ पर, यूरोप में, यूरोप में है, यूरोप में। यानी वासजित पर्वत आपको यूरोप में, राइन घाटी यूरोप में, ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है ना, इस बात को याद रखिएगा। पर्वत के तंत्र का उदाहरण है, एटलस में देखने पर आपको मालूम चल जाएगा कि विश्व मानचित्र में इसकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार के भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण को भी पता लगा सकते हैं, वहां की आकृति को भी पता लगा सकते हैं। आइए कुछ और बात करते हैं। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी पर्वत से, ज्वाला है ना, ज्वालामुखी पर्वत बात करते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के क्रिया से बनेगा, यानी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किससे बनेगा, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बनता है। और ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जो है अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका में जो है माउंट किलिमंजारो किस पर्वत का उदाहरण है, तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तो आपको अफ्रीका में। और जापान की बात करते हैं, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, तो ये जापान में है, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा एक पर्वत है, यह किस पर्वत का उदाहरण है, तो ज्वालामुखी पर्वत का। आपको अफ्रीका में कौन सा माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, ये भी बात आपको याद रखना है। समझ में बात आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, हानिकारक थोड़े होते हैं, लाभदायक होते हैं। ये जो है हवाओं को रोकने, वर्षा कराने में, वहाँ पे खनिज संसाधन, बहुत सारे चीज के लिए लाभदायक होते हैं। अब बात किया जाता है जल। पर्वत जल को जो क्या संग्राहक होता है, पर्वत जो है ये होता है जल का संग्राहक, यानी स्टोरेज करता है। और वह बहुत सी नदियों का स्रोत जो है पर्वतों से में जो है स्थित हिमानियों के द्वारा होता है, यानी पर्वतों के द्वारा जो बहुत सारी नदियों का निर्माण जो हुआ है, जो है आपको वहां पर बर्फ जो जमा रहता है उसको हिमानी के रूप में जमा रहता है और आपको नदी का निर्माण करता है ये पर्वत। जलाशय के रूप में जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस जल का उपयोग जो है, इस पानी का उपयोग जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि अपने जीवन का यापन कर सके।
पर्वत के जो जल का उपयोग जो है सिंचाई कार्य के लिए, पनबिजली बनाने के लिए उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार से नदी घाटी के वेदिका कृषि के लिए उपयोग होता है। नदी घाटी की वेदिका जो किसके लिए उपयोग होती है? कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होगा। पर्वत के में जो है अलग अलग प्रकार के जो है वनस्पतियां पाई जाती है, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और वन से हमें ईंधन और चारा और आश्रय यानी रहने के लिए जो है घर, फर्नीचर और दूसरे दूसरे उत्पादक जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ये प्राप्ति होते हैं। सैलानियों के लिए जो है ये पर्वत जो है प्रमुख ये उपयुक्त होता है। और ये जो पर्वत की यात्रा की उनकी जो प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए मोहित करती रहती है, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के जो है पर्वतों पर जो है खेल, यानी उस हिमनदों में जो है हिमानियों में जो है हिमनद और हिमरानियों में जो लोग सैलानियों जो क्या करते हैं, सैर करने आते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में बात आ गई, यानी यहाँ की बात बताया गया है। अब समझिएगा, ये जो होला ज्वालामुखी पर्वत हो गया, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा और अधिक जो है दबाव के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। यहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है और ये जो है इस जमीन को तोड़ते हुए आप यहाँ पर ये बाहर निकल जाती है। तो ये जो है आपको इसी को बोलते हैं पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। फ्यूजियामा हो गया, ठीक है ना, फ्यूजियामा। और याद रखेंगे ये आपको ज्वालामुखी उद्गार के हुआ। और यहाँ की बात किया गया, यानी पर्वतों पर जो खेल खेला जाता है। आइए देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे, खेल का नाम, यानी हिमानियों के क्षेत्रों में जो होता है पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंगिंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्काइटिंग हो गया, पर्वतों के खेल प्रचलित हैं। ये सब जो है पर्वतों के द्वारा जो है खेल खेला जाता है वहाँ पर। क्या आप जो है हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बताइए सकते हैं जो खेला जा सकता है? यानी हिमालय वाला जो है बृहद हिमालय वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर जो खेल खेला जा सकते हैं। तो हिमालय वाला क्षेत्र में कौन कौन सा खेल हो गया? पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, आपको स्काइंग होता है, यही स्काइंग वाला होती है। तो ये आपको पर्वत समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों ये पठार की बात है। पठार के स्वरूप देखिए, ये कितना चौड़ा दिख रहा है, यानी नीचे के सतह दिख रहा है, ऊपर की तरह लग रहा है मेज की तरह। ये हो गया पठार, ऊपर की श्रृंखला नहीं है, एक मेज चौड़ा की तरह दिख रहा है। आइए पठार की बात करते हैं। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। पठार कैसे? ऊपर उठी हुई और ये सपाट, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके मेज टेबल देख रहे हैं ना, उसी तरह ये आसपास के जो क्षेत्रों से आपको अधिक उठा हुआ रहता है। और इसके ऊपरी भाग जो है मेज के समान देख रहे हैं ना, मेज के समान दिखाई देता है, सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। किसी पठार के जो है एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढलान जो होता है खड़े होते हैं। और पठारों की ऊंचाई प्रायः जो है कुछ 100 मीटर से लेकर जो है कई हजार मीटर जो है कोई हजार मीटर तक फैली हो सकती है। और पर्वतों की जो सतह पठार के नया और पुराने हो सकते हैं। ये पर्वतों के जो है पठार भी जो है नए और पुराना हो सकता है। ये नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। और भारत की दृष्टि में बात करें, भारत में दक्कन का पठार हो गया, ये सबसे पुराना है। तो भारत में सबसे पुराना पठार का नाम बताइए, तो दक्कन पठार हो गया, इसमें से हो गया। उसके बाद उसी तरफ जो है केन्या में जो है केन्या में तंजानिया और युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीका का पठार जो है। चलिए बात किया जाए यहाँ पर, आपको केन्या, तंजानिया और युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीका पठार जो है, आपको ये पठार है। पूर्वी अफ्रीका पठार में कौन कौन से हो गया? केन्या हो गया, तंजानिया हुआ, युगांडा में ये पठार फैला हुआ है। वही जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है पश्चिमी जो पठार इस प्रकार के जो है उदाहरण देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार जो है किसका? आपको ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है ये आपको पठार के रूप में देखने को मिलता है। तिब्बत का भी पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का सबसे ऊंचा पठार पूछेगा तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समतल जो समुद्र तल से जो कितना मीटर है? ये जो है तिब्बत का पठार जो है आपको 4000 से लेकर 6000 मीटर तक, 4000 से लेकर 6000 मीटर तक ये तिब्बत के पठार की ऊंचाई है। तिब्बत की पठार की ऊंचाई जो पूछेगा, जो विश्व के सबसे ऊंचा पठार है, जो 4000 से लेकर 3000 तक 6000 तक इसकी मीटर तक ये ऊंचाई पर है। पठार बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें खनिज की जो है प्रचुरता क्या होती है? बहुत ही अधिक होता है। जैसे कि पठार में जो होता है खनिज की बहुलता होती है, बिल्कुल होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनिज जो है पठारी वाले भागों में ही स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार जो है सोना के लिए, अफ्रीका का पठार जो दोस्तों ये जो सोना के लिए जाना जाता है और हीरो की खान के लिए जाना जाता है। अफ्रीका का पठार जो है सोना और हीरा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक उसी प्रकार जो दोस्तों आपको याद रखें, भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज की बहुत ही बड़ा भंडार है।
तो भारत में जो है आपको छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर का पठार जो दोस्तों, इसमें भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पठार में आता है। लोहा, आपको कोयला और मैंगनीज का सबसे ज़्यादा भंडारित क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात किया गया है इसमें, पठारी क्षेत्रों में बहुत ही जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे चीज जलप्रपात हो सकते हैं, यानी वाटरफॉल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। पठारों से जो नदियाँ जो क्या करती है, बहुत से ऊंचाई से गिरती हैं, और वे जो जल को क्या बोलते हैं, उसी को जलप्रपात कहा जाता है। भारत की बात करते हैं, छोटा नागपुर का पठार जो है किस नदी से, स्वर्णरेखा नदी पर जो है स्थित हुंड्रू जलप्रपात है। तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है, यानी छोटा नागपुर पठार जो है स्वर्ण रेखा नदी और हुंड्रू जलप्रपात जो है कर्नाटक करना, हुंड्रू जलप्रपात हो गया, और कर्नाटक हो गया, क्या हो गया, कर्नाटक का जोग जलप्रपात हो गया। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, और आपको स्वर्ण रेखा, आपको हुंड्रू जलप्रपात ये आप छोटा नागपुर के पठार में। और इस प्रकार से दोस्तों जलप्रपातों का उदाहरण में ये आता है। अब ये बात करते हैं, लावा पठार जो है काली मिट्टी का प्रचुर होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, लावा पठार में जो कौन सी मिट्टी की प्राथमिकता होती है, तो काली मिट्टी। लावा पठार में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है और आपको खेती के लिए जो अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी आपको जो कपास के लिए डाली जाती है, ये किससे निर्माण हुआ, तो लावा पठारों से हुआ है। कई पठारों में जो है रमणीय स्थल है, यानी घूमने वाला, यानी स्मरणीय स्थल भी है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैदान की बात करते हैं। मैदान जो क्या होती है, अब मैदान पर आ जाइएगा। मैदान ये होता है कि मैदान जो है समतल भूभाग और बहुत ही बड़े भाग होता है। वैसे समांतर जो है मध्य समुद्री तल से जो है आपको 200 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होगा। यानी मैदानों की अगर स्थिति की बात करते हैं, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, यानी 200 से अधिक जो है ऊंचाई पर नहीं होगा। ये आपको सपाट होता रहता है, ये समतल होता है। और ये कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ ऐसे जो है समतल होते हैं, कुछ उर्मिल है ना, कुछ उर्मिल और आपको अतरंगी हो सकते हैं, यानी आपको कुछ उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, कोई अतरंगी भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। तो ये कुछ समतल भी हो सकता है, कुछ अतरंगी भी देखने को मिलेगा। और अधिकांशतः जो है मैदानी जो है नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैदानों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो नदियों के द्वारा दोस्तों हुआ है, नदियों के द्वारा। नदियां जो है नदियां पर्वतों के ढलान पर जो है नीचे की ओर बहती है। नदियां जो है पर्वतों की ढलान की ओर नीचे की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती है, नीचे की तरफ। नदियां पर्वतों के ढलान के नीचे की ओर बहती रहती हैं, जिसे अपर्दित करती रहती है। जो पर्वतों को जो है अपर्दित करती रहती है, उधर क्षेत्रों को क्या करी, अपर्दित करती रहती है। और ये अपर्दन पदार्थों को जो है अपने साथ जो है आगे लेकर बढ़ जाती है। नदियां उसी को, मिट्टी को काट कर, उसको काट काट कर क्या करती है, अपने साथ बहा ले जाती है। और आप अपने साथ ढोए जाने के वाले जो पदार्थ में, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिट हो गया, सेल्ट हो गया, और ये घाटियों का जो निक्षेपण के कारण हो करती है, ये जो है निक्षेपण करती रहती है, यानी कटाव करती रहती है और नया निर्माण करती रहती है। और इन्हें जो है निक्षेपों से मैदान का निर्माण करती है। इसी निक्षेपों से क्या करेंगे, मैदान का निर्माण करेगी। इसी निक्षेपण से जो है ये नदियां मैदान का निर्माण कर देती है दोस्तों। समानतः मैदान बहुत ही उपजाऊ होगा। नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, ये आपको जो है जलोढ़ मिट्टी रहती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, और यहाँ जो है परिवहन के साधनों का निर्माण भी करना आसान हो सकता है। इसलिए मैदान जो है विश्व का सबसे अधिक जो जनसंख्या वाले भाग जो हो सकता है होगा। तो क्योंकि मैदानी वाले भाग में ही सबसे ज्यादा क्या होती है, जनसंख्या निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए बहुत ही बड़े मैदान एशिया और आपको उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी भारत में भी और एशिया में भी। आपको जो बात किया जाए, बहुत ही बड़े बड़े जो भागों का निर्माण नदियां किया हुआ है। एशिया में स्थित जो है, भारत में जो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र जो है का मैदान का निर्माण किया है। तो भारत में जो है एशिया की बात करते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये मैदानी भागों का निर्माण किया गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों चीन के जो है यांगसी नदी जो है, चीन के यांगसी नदी जो है मैदानी भागों का निर्माण किया है। चीन का कौन सा नदी जो है वहाँ की मैदानी भागों का निर्माण किया है, तो यांगसी नदी कहाँ बहती है, ये चीन में बहती है, चीन में बहता है। इस प्रकार से ये नदियां जो है मैदानी भागों का निर्माण करती रहती है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी होगा, और यहाँ की जनसंख्या काफी अधिक रहती है, सही बात है। और मकान बनाने के लिए और खेती करने के लिए समतल भूमि प्रचुर होती है, और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ
भाग यही भागों पर इसे कृषि के कार्य किया जाता है और काफ़ी उपयोगी ये आपको मैदानी वाले भाग होता है। गंगा का जो है भारत में गंगा का मैदानी देश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में जो है किस क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो गंगा के मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो देख रहे हैं ये कृषि कार्य किया जा रहा है, यानी मैदानी भागों में ये कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। ये मैदानी भागों में लोग काम कर रहे हैं, ईंट लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वृक्ष लगा हुआ है, लोग यहाँ पर पानी की पूर्ति यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पर खेती जो किया जा रहा है, ये सब जो है समतलीय भूभागों में ये नदियों के द्वारा जो है सिंचाई साधन और नदियों ने इस भूभाग का जो निर्माण किया है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं स्थल स्वरूप और लोग की बात किया जाएगा। स्थल स्वरूप और लोग, स्थल स्वरूपों की जो विभिन्नता के जो है अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं, यानी स्थल स्वरूप जैसा रहेगा उसी प्रकार जो है लोग क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे। पर्वत क्षेत्रों का जो है जीवन क्या होता है, पर्वत क्षेत्रों में जीवन काफी कठिन होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले का जीवन आसान होता है या कठिन, तो बिल्कुल ये कठिन होता है, कठिन होता है। ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जीवन क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षित सरल होती है। मैदानी क्षेत्रों में जो लोग आसानी से रहते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े मुश्किल से रहते हैं। और मैदानों में जो है फसलें उगाकर घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की जो है तुलना में अधिक आसान होता है। यानी मैदानी वाले भाग में जो ज़्यादातर विकास हो देखने को मिलेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में कम। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पर रहने वाले जो है तो लोगों के रहन-सहन के तरीके में कुछ अंतर देखने को मिलता है, बहुत सारे अंतर देखने को। पहाड़ी क्षेत्रों को लोग देखते हैं ऐसे कुछ घर बना लेते हैं, टीन का घर बनाते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में पक्का घर बनाते हैं। बहुत सारे अंतर होता है, कृषि नहीं किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन मैदानी भागों में कृषि होता है। क्योंकि आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं जो अभी बताए मैंने। विभिन्न जो है प्रकृति आपदा देखने को मिलती है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, उद्गार तूफान या बाढ़ बहुत सी विनाशकारी कर देता है। कुछ जो आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इसके आने वाले खतरे को भी कम कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे घटना हो सकता है जैसे कि तूफान हो या मौसम खराब हो या भूस्खलन हो, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि आप वहां से हट जाइए, है ना, मौसम खराब है तो वहां पर जागरूक फायदा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि हम कितने तरीके से जल और आपको स्थल को जो है उपयोगी में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से भी लगा सकते हैं। प्रायः हम जो है स्थान का उपयोग जो गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि जो है उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण किया जाएगा, ये तो गलत तरीका हो सकता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हम जो है लोग जो है कूड़ा किसी भी भूभाग पर फेंक देंगे, ये तो गलत तरीका हो सकेगा। या जो है पानी में फेंकना, ये भी गलत होगा, जिससे पानी गंदगी हो जाएगा, जिससे प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरन को जो क्या उपयोग हम इस प्रकार नहीं करना चाहिए। यानी गंदगी नहीं फैलना चाहिए, कूड़ा वाला जगह पर कूड़ा को, पानी में ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के वरदान है और हमारे लिए क्या है, ये वरदान के लिए ही है। हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि हम जो है आगे आने वाली पीढ़ियों को जो पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रहें, इसके बारे में जो है जागरूकता फैलाएं। देख रहे हैं नदी किस तरह प्रदूषित हो गई, लोग यहाँ पर जो है कितना कड़ा कुचड़ा फैला रहे हैं। चलिए, ये तो बात था, आगे बढ़ते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से आप देख लीजिएगा। जैसे कि ये हो गया आपको स्थलाकृति में, यहाँ पर ये भी तो जमीन वाला भाग जाता है, मरुस्थल वाला भाग है। यहाँ पर आपको नौकायान की बात हुई है, समुद्री तट के बारे में हो गया। ये आपको पेड़ पौधे, आपको स्थलीय भागों का निर्माण इस पर किया गया है। और इस प्रकार जो है समतल भूमियों में, ये देखिएगा समतल भूमियों में या पहाड़ी वाला क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। पहाड़ी वाला क्षेत्र में देखिए ऐसा ऐसा घर बनाया गया है, ठीक है ना। और ये जो है आपको नदियों में जो है ऐसा क्या किया गया है, ऐसा जो है लोग टहलने जा रहे हैं या अपना वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये पहाड़ियों की बात करते हैं। पहाड़ियों वाले क्षेत्र में भेड़ बकरी ज़्यादातर पालन होता है। और ये जो है आपको इस प्रकार जो है ये सड़क बनाया गया है, सड़क जो है यातायात के लिए बनाया गया है। इस प्रकार जो है हमारे जो है भूमि पर, ये भूभाग पर जो है इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार से ये जो क्रियाएं होती रहती हैं। चलिए अब एक्सरसाइज की बात किया जाए दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रमुख स्थल स्वरूप कौन कौन हो सकता है। प्रमुख स्थल स्वरूप में आपको जैसे कि आपको स्थल स्वरूप में नदी, झरना, झील, जमीन, ये सब चीज़ स्थल स्वरूप में आ जाता है। पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है, पर्वत जो है ये जो होता है आपको जो शिखर, उसमें शिखर होती है, इसकी ऊंचाई ज़्यादातर होती है। लेकिन पठार जो एक चौरस या आपको मेज की हो सकती है। पठार आपको पुरानी और नया भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अरावली आपको जो है क्या हो गया, आपको छोटा नागपुर का पठार हो गया।
उसी प्रकार पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? विभिन्न प्रकार भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार भी हैं पर्वतों के। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मनुष्य के लिए जो पर्वत जो है वहाँ पर चाय के लिए जो है ना? वो आपको जो है वहाँ पर जो है पर्वतों से जो होता है क्या करेगा? पर्वत जो है वर्षा कराने में सहायक होती है, ठंडी हवाओं को रोकने में महत्वपूर्ण होती है ना? ये पर्वत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वहीं बात किया जाए मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? ये अब जो है मैदान का निर्माण जो है आपको नदियों के द्वारा निक्षेपित करके उसको अपर्दित करके एक नया भूभाग का निर्माण करती है, जिससे जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर जलया ले आके जमा कर देती है। इस प्रकार सुंदरबन का डेल्टा हो गया, गंगा मैदानी भाग हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है आपको मैदानी भाग का निर्माण किया है। ठीक उसी प्रकार जो नदी के द्वारा निर्मित जो है सघन जनसंख्या निवास करते हैं, क्योंकि जो है जनसंख्या इसलिए निवास करेगी आपको नदी के किनारे जो जल की पूर्ति होगी, दूसरी बात ये उपजाऊ होगा, तीसरी बात यहाँ पर जो जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी क्योंकि आवश्यकताओं के हिसाब से जो लोग कृषि कर सकें। पर्वत की जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जीवन जो बहुत ही कठिन होता है, जीवन बहुत ही कठिन होता है, चढ़ने उतरने में, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे चीज़ समस्याओं का भूस्खलन की बातें होती रहती हैं। वहाँ पर कृषि कार्य नहीं होते हैं, इसलिए जो जनसंख्या पहाड़ों पर कम होती है। समझ में बात आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता रहा पर्वत पठारों से क्या होती है? पर्वत पठारों से क्या होती है? आपको जो है पर्वत और पठार में भिन्नता क्या होती है? ये आपको ढाल की बात करते हैं। ये जो है दोनों में ढाल का अंतर देखने को मिलती है। पर्वतों में इसकी ढाल ऐसे होती है, लेकिन आपको पठारों में जो है इसकी ढाल कैसी है? एक चौरस की तरह होती है। ढाल में दोनों का अंतर होता है, एक मेज की तरह हो गया, पठार आपको जो है पर्वत हो गया, ये इस तरह दिखाई देता है। इसमें पर्वतों में जो शिखर का निर्माण होता है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी जो है दोस्तों आपको जो है आपको पर्वतों पर पाई जाती है। पर्वतों पर जो है हिमानी पाई जाती है, पर्वतों पर हिमानी पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ है? ये आपको जो दक्कन का पठार जो है आपको ये भारत में पाया जाता है। यांगसी नदी जो है आपको कहाँ? ये यांगसी नदी जो है चीन का जो है मैदानी भूभाग का निर्माण करती है। उसके बाद यूरोप की एक प्रमुख जो श्रृंखला का नाम बताया। यूरोप का जो हो गया आपको कौन सा? यूरोप का जो होगा आपको एंडीज पर्वत हो जाएगा। यूरोप का जो है एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है। खाली स्थान को यहाँ पर चुनना था, बताना है कि आपको स्थल समतल भूमि वाले जो है विस्तृत क्षेत्र को क्या कहेंगे? समतल भूभाग वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मैदान कहा जाएगा, मैदान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय और आपको अल्पस पर्वत कैसे? हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत है? वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। तो डैश क्षेत्रों में जो खनिज की प्रचुरता होती है, आपको जो है पठारी वाला क्षेत्र में, पठारी वाले क्षेत्रों में जो है आपको जो है सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ मिलती है। पर्वतों के क्रम किस प्रकार है? पर्वतों का क्रम जो है आपको ऊंचा नीचा ऐसे है ना। पर्वतों के निर्माण यानी शिखर की ऊंचाई बढ़ते रहती है ना। डैश पर्वतों की प्रमुख श्रृंखला होती है, यानी पर्वतों की श्रृंखला जो होती है क्या होती है? डैश पर्वतों की एक क्रम होती है। एक क्रम क्या होती है? ये आपको इसकी श्रृंखला होती है, पर्वत की श्रृंखला होती है, पर्वतों की एक श्रृंखला होती है। आगे बढ़ते हैं कि डैश से जो है क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, यानी मैदानी वाला क्षेत्र जो है, मैदानी वाले भाग जो क्या होती है? मैदानी वाले भाग जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी वाला सबसे ज्यादा उपजाऊ में होती है। ये सबसे अच्छा कृषि कार्य वाले भूभाग होती है। और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आज का टॉपिक, ये जो टॉपिक समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। हमारा भारत पर आइएगा, हम लोग देखेंगे हमारा भारत, प्यारा देश भारत के बारे में, इंडिया के बारे में देखा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आशा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।